हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग PHE 7 का सॉल्व असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैम ने PHE 7 के पार्ट 3 में मैम ने आप लोगों को 3 के A, B और C तक जो है कि डिस्कस कर दिया था। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 का D एंड 4 का A एंड B पार्ट जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, ताकि आप लोग के लिए इसी तरह से कंटिन्यूअस वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को कहीं और पे पेड असाइनमेंट नहीं लेना पड़े। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे ज़रूर क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू कमेंट अगर कोई डाउट हो तो। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा हमें डिस्कस करना है। तो आज हमें 3 का डी डिस्कस करना है और 4 में 2 है ए एंड बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आए और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। आप यहाँ से जब असाइनमेंट करते हो तो आपको ये एश्योरिटी मिलती है कि आप अपने असाइनमेंट के अंदर 90 प्लस स्कोर करो। ठीक है, अगर आप जितना यहाँ पे बताया जाता है उसको लिखते हो, उसको सही ढंग से अच्छी राइटिंग में लिखते हो, साफ साफ लिखते हो, तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि 90 प्लस तो आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद मतलब इतने नंबर स्कोर किया हूँ तब जाकर के बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, 2-3 बार चेक कर रहा हूँ, तब जाकर के असाइनमेंट आपके पास जाता है। तो इसलिए जो है कि सही ढंग से करें ताकि आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल BSc के अंदर वो काफ़ी अच्छा हो। और इग्नू के अंदर मार्क्स लाना बहुत आसान है, क्योंकि आप देख लो ना 30% तो आपका असाइनमेंट होता है, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है आपके परसेंटेज के अंदर। और ओनली 70% जो है कि टर्म एंड का, ये कितना जो है कि 30% कितना बड़ा नंबर है। आप अच्छे से करते हो तो आप 90 प्लस हर एक असाइनमेंट में ला सकते हो, बशर्ते आप थोड़ा बहुत पढ़ो और उसको खुद से करो। ठीक है, तो ये खुद से किया हुआ असाइनमेंट है, तो इसलिए आपको जो है कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रिलाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट इन द presence of external magnetic field the magnetization of a paramagnetic material depend on the strength of magnetic field and temperature of material। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट है यूनिट 11 से। आपको जो है ये पेज नंबर 74 और 75 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट से जो है इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है। तो आप देख भी सकते हैं, पेज नंबर 74-75 पे मिल जाएगा आपको यूनिट 11 में। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होगा, थोड़ा इसमें डेरिवेशन है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट टेंड टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ माइक्रोस्कोपिक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू रैंडमनाइज द डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल dipole moment। Therefore degree of alignment depend on both strength of field and on temperature। तो ये आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड ये डी थीटा है, इसके इसके बीच में एंगल ये थीटा है, ये जेड डायरेक्शन है और ये एक्स है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। और यहाँ पे एन जो है मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, और टी जो है टेम्परेचर, और के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं इसको। सो यहाँ से आप लोग मैग्नेटिक एनर्जी डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है माइनस म्यू डॉट बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप डॉट को ओपन करोगे तो माइनस म्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा जो है एंगल ऑफ डाइपोल विथ मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 में 5 नंबर जरूर मिलेगा इसके अंदर, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। एम इजकल टू इंटीग्रेशन डी एन म्यू कॉस थीटा। डी एन को पुट कर सकते हैं 2 पाई के डैश ई टू द पावर म्यू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई के टी। ये के टी ये के अलग है और ये के डैश अलग है। ठीक है, फिर यहाँ से एम इजकल टू ये सब हो जाएगा। फिर फाइनली एन इजकल टू 2 पाई के डैश डिवाइडेड ए इंटू ई टू बाई ए माइनस ई टू बाई माइनस ए। यहाँ से हम लोग जो है कि 2 पाई के डैश लिख सकते हैं एन डिवाइडेड बाई ए ई टू ए माइनस ई टू माइनस ए। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ से जो है आप 2 पाई के डैश का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा एम इजकल टू म्यू एन इंटू ई टू ए प्लस ई टू माइनस ए डिवाइडेड ई टू ए माइनस ई टू माइनस ए एंड माइनस 1 बाई ए। ठीक है, फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो है एम इजकल टू एम एस इंटू कॉट ए, कॉट है COTH है, कॉट नहीं है, कॉट ए माइनस 1 बाई ए। तो यहाँ पे जो एम एस है इसको बोलते हैं म्यू एन। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं
लैंग्रियन फंक्शन, ठीक है, मतलब इसको एल ए बोलेंगे, एल ऑफ ए इजिकल टू कॉट ए माइनस वन बाई ए, एंड दिस इज नोन एज लैंग्रियन फंक्शन। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, बट ऐसा होता है, ये ध्यान रखना बस। सो फॉर इन स्पेशल केस टेम्परेचर जब लार्ज हो और बी जो है स्मॉल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड छोटा हो और टेम्परेचर बड़ा हो, तो हम इसको जो है कि जांच करके देख सकते हैं किस तरीके से वेरी करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो जो ऊपर इक्वेशन हमने लिखा था उसको फाइनली ये लिखा हमने, सो म्यू स्क्वायर एन बी डिवाइडेड 3 kT। सो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये जो बी है और यहाँ पे टी है, तो आपको पता चल रहा है कि जो मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ, जितना ज्यादा बी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा जो है कि एम का वैल्यू होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इसलिए यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है ना कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो मतलब बी पे और टी पे जो है मैग्नेटाइजेशन डिपेंड कर रहा है, ये प्रूफ हो गया। तो ये डेरिवेशन देख लेना है। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन अगर प्रॉपर मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा बस इन्होंने क्या चेंज किया, यहाँ पे वाई कंपोनेंट लगा दिया और कुछ नहीं किया, और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन PHE 7 का यूनिट 14 मतलब ब्लॉक 4 का पेज नंबर 39 पे आपको ये मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन 2017 दिसंबर में भी पूछा गया है टर्म एंड एग्जामिनेशन में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछते हैं बहुत ज्यादा। फ्री स्पेस पे मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करते हुए वेव इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया तो आपके एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड का बोल देंगे, तो उससे कोई जो है कि दिक्कत नहीं है, एक ही डेरिवेशन होता है, आप उसको सही से देख लेना। इस पार्ट को तो कॉन्सेप्ट जो है कि जरूर देखना, आप पेज नंबर 39 पे जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर देखना। डायरेक्ट एग्जाम में हर एक बार एक क्वेश्चन होता है, इसे 10 नंबर का, 10 मार्क्स का, 50 में से 10 मार्क्स का यही होगा। सो थोड़ा सा हमने फ्री स्पेस को डिफाइन किया, परफेक्ट वैक्यूम बोलते हैं फ्री स्पेस को, या फिर डिवाइड ऑफ ऑल पार्टिकल। सो हमें यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन लिखना है। सो वी हैव मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, जहाँ पे कि कोई सोर्स ऑफ चार्जेस या फिर करंट नहीं है। सो इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म और एक इंटीग्रल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा डॉट ई इजिकल टू जीरो एंड डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजिकल टू जीरो। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। एंड सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन डेल्टा क्रॉस ई इजिकल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, एंड फिर इंटीग्रल फॉर्म में कर्व इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इजिकल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो ये सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। फिर थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन डेल्टा डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, एंड ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट डेल्टा क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, एंड इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है। तो इंटीग्रेशन कर्व इंटीग्रेशन और यू कैन से लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी। ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। और यहाँ पे जो है ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एंड एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपको पता होगा, एंड म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सारा जो टर्म्स है हमने नोट्स जब डिस्कस किया था उसमें भी डिस्कस किया है। तो यहाँ से अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सो मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी। सो अपने को यहाँ पे ई दिया गया है, लेकिन अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ वाई कंपोनेंट कंसीडर करना है। सो यहाँ पे अपन ई की जगह पे सिर्फ ई वाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेल्टा क्रॉस ई वाई, सिर्फ ये ई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लेना है इसलिए लिखा है हमने। सो डेल्टा क्रॉस ई वाई इक्वल टू माइनस डी बी अपन डेल्टा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ नहीं बोला था, अपन बी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ी ना बोला है कि वाई कंपोनेंट या फिर एक्स कंपोनेंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट के लिए बोला है। सो यहाँ पे बी छोड़ दिया। सो अब क्या करना है, दोनों तरफ इसका जो है कि कर्ल लेना है। कर्ल आपने पढ़ा होगा PHE 4 के अंदर, PHE 4 के अंदर कर्ल डाइवर्जेंस ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो दोनों साइड अपन कर्ल ले रहे हैं। तो दोनों साइड कर्ल लेने के बाद डेल्टा क्रॉस ई वाई इजिकल टू डेल्टा क्रॉस माइनस डेल्टा बी अपन डेल्टा डी। तो फाइनली ये जो पार्ट है ये बाहर चला जाएगा एंड अंदर में डेल्टा क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 5 मान लिया हमने। सो अपने पास एक फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा क्रॉस ई इजिकल टू डेल्टा इंटू डेल्टा डॉट ई माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू ई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो इसके जगह पे अपन ऐसा पुट कर सकते हैं। तो वैसा पुट करने के बाद हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में तो यही रहेगा। सो एक्सप्रेस इक्वेशन 5, ये जो इक्वेशन 5 है अकॉर्डिंग टू एवर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया यहाँ पे। सो वी हैव डेल्टा क्रॉस बी, हमें मैक्सवेल इक्वेशन से ये पता है कि डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। एंड एक और चीज होता है
ये दोनों मैक्सवेल इक्वेशन से लिखा गया है कि डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू दिस एंड ई डेल्टा डॉट ई इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे डेल्टा डॉट ई तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड इसके जगह पे हम ये वाला पुट कर देंगे। तो ये जैसे ही पुट करेंगे तो ये जीरो बचेगा, ये और ये बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास इधर बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा स्क्वायर ई वाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन सिर्फ ई वाई ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें वाई कंपोनेंट के लिए बोला है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यही हमारा वेव इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यही जो है वेव इक्वेशन होता है। और यहाँ पे सी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू 1 डिवाइडेड रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि हमने प्रूफ कर दिया और यहाँ से हमें वेव इक्वेशन मिल गया ओनली फॉर वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था और ये मैं मेक श्योर करता हूँ आप इसको देख लेना, हर एक बार जो है कि आप जाकर के प्रीवियस से चेक करो, हर एक बार वेव इक्वेशन पे मैक्सवेल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको जो है सही ढंग से कर लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल दिया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोल देगा, बस इतना डिफरेंस, दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है पीएचई 7 का, पीएचई 7 के सॉल्व असाइनमेंट का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस स्ट्राइक अ लार्ज ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल हैविंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी ये मीडियम के लिए 4 एप्सिलॉन नॉट और म्यू इज इक्वल टू 9 म्यू नॉट, ठीक है, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 0 और नॉर्मल टू द सरफेस। द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें दिया गया है, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये कोई सरफेस है और इस पे ये नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इंसिडेंट कर रहा है, वही दिया गया हमें। सो राइट द कंपोनेंट कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इंसिडेंट दिया गया है, हमें लिखना है, हमें दिया गया है इंसिडेंट, हमें लिखना है ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड ये दोनों लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिखना है, एंड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए तीनों लिखना है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, या फिर आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड। और ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है, आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंस है आपका, मतलब 15 नंबर बहुत होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड काफी इजी है। सो हमें दिया गया है ये वाला इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 500 कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा वाई और जेड, ठीक है। आप ये सब लिख लेना। आप यहाँ पे देख सकते हो जो वेव का प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है किधर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर ये वाई है तो इस तरीके से वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सो ओमेगा का वैल्यू हमें दिया गया 100, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया 100 मेगाहर्ट्ज, एंड यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 500, तो हमने लिख लिया 500, बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन सी, यहाँ पे लिखा हमने। दस द वेव इज ट्रेवल इन वाई डायरेक्शन, मैंने बताया ही कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, वाई डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वाई है और पॉजिटिव में क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए पॉजिटिव में। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जेड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है और वेव का डायरेक्शन मतलब प्रोपेगेशन का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड बचा, मैग्नेटिक फील्ड बचा मतलब एक्स डायरेक्शन बचा, क्योंकि जेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, प्रोपेगेशन डायरेक्शन वाई हो गया, तो जेड बच गया एक्स डायरेक्शन, मतलब जो सॉरी जेड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में हो गया। तो हमें डायरेक्शन सारी चीजें का पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन के डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पे जो वेव है प्रोपेगेशन का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इंसिडेंट जब हो रहा है, और एक्स डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ जेड डायरेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। सो इस तरीके से मैंने एक फिगर बनाया और काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे आपका नंबर जो है कि काफी बढ़ेगा, एक भी नंबर कटने की चांसेस नहीं है अगर आप फिगर वगैरह बनाते हो सही ढंग से। सो मैंने थोड़ा साफ से लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, देख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज वाई एक्सिस, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप फिगर जरूर बनाना। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, और ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा 3D होता है इसलिए मतलब पेज पे बनना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बट आप मैनेज करना, ठीक है। एक मिनट,
ये 3D है, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा जाता होगा, ऐसा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो सही ढंग से बना लेना आप। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, और इंसिडेंट वेव का ये डायरेक्शन है एक्चुअली, किसका है, इंसिडेंट वेव का। तो हमें फॉर्मूला पता है कि इंसिडेंट वेव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू पुट करना है और आई का वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें दिया गया है 500। तो ये हम पुट कर देंगे, सी का वैल्यू हमने पुट किया, तो यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, जो कि हो गया 1.67 इंटू 10⁻6 टेस्ला, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया फाइनली। तो अपन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव इक्वेशन उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये पूरा मैग्नीट्यूड होता है cos ओमेगा टी माइनस बी वाई एक्स कैप। अब यहाँ पे एक्स कैप क्यों आया, क्योंकि हमने वहाँ पे डायरेक्शन देखा है कि किस तरीके से एक्स डायरेक्शन होगा, तो एक्स डायरेक्शन में होगा ये, तो बी के लिए जो है बी इंसिडेंट एक्स डायरेक्शन, और ये वाई, यहाँ पे वाई क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन किधर है, वाई डायरेक्शन में, इस फिगर से। तो इसलिए आप थोड़ा समझ समझ के करोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। सो ये रहा हमारा इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, तो हमने एक तो निकाल लिया यहाँ पे। फिर अपने को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इंसिडेंट वेव का वेलोसिटी क्या होगा, उसका फॉर्मूला 1/√एप्सिलॉन1/μ1। तो हमें पता है फ्री स्पेस है, जो वेव है वो फ्री स्पेस से μ1 μ2 बोल सकते हो आप, 4 एप्सिलॉन नॉट में जा रहा है और 9 म्यू नॉट में, शायद ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हमारा फ्री स्पेस है, इधर तो फ्री स्पेस है, इधर कोई मीडियम है। तो फ्री स्पेस के लिए पहले लिख लेते हैं, उसके लिए हम वन फर्स्ट मीडियम, इसको बोल रहे हैं सेकंड मीडियम। तो वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम मतलब वेलोसिटी इन फ्री स्पेस ऑफ वेव क्या होता है, 1/√एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्चुअली सी ही होता है, ये पूरा क्या होता है, सी होता है, मतलब सी हो गया। और उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट और म्यू इज इक्वल टू 9 म्यू नॉट, ठीक है। ये तो ये सेकेंड मीडियम का हम वेलोसिटी लिख देंगे कि वेव का वेलोसिटी जो है सेकेंड मीडियम में, जो कि दिया गया है ये वाला क्वेश्चन में, उसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो v2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड, यहाँ पे जब आप रखोगे म्यू टू और म्यू एप्सिलॉन 2 का वैल्यू, तो आपको ये v2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड 6 आ जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा का, एक अल्फा जो है कि एक पार्ट होता है, एक वेरिएबल है, उसको आपको करना है। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है μ1 v1 अपन μ2 v2। तो μ1 अपने को पता है, μ1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट मीडियम फ्री स्पेस है, तो म्यू नॉट लिख देंगे, यहाँ पे म्यू नॉट लिख दिया। एंड v1 हमने निकाल लिया, यहाँ पे v1 क्या निकाला हमने, v1 यहाँ से c निकाला है, तो c हमने पुट किया। फिर म्यू टी का वैल्यू हमें पता है 9 म्यू नॉट दे रखा है, और v2 हमने निकाला है जस्ट अभी 6 डिवाइडेड 6। तो यहाँ से अल्फा फाइनली 0.67 आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन गलत तो नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा द रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल। अब देखो ये तो इंसिडेंट वेव का सारा कहानी है। तो जब रिफ्लेक्टेड वेव है तो अपने को पता है कि ये अगर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो वापस इधर आ जाएगा, मतलब इसी मीडियम में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सब चीज सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, जो यहाँ पे ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है कि चेंज होगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ई आर इक्वल टू ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से अपने को चाहिए ये वाला कंपोनेंट, ये चीज चाहिए, तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ये हमने पुट किया, और इसका वैल्यू हमें 500 पता है। इंसिडेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 500 रख दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो 98.8 आएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इसकी जगह पे देखो, ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये फाइनली इक्वेशन हो गया रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और उसी तरह से सिमिलरली हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बस यहाँ से जो है, यहाँ पे जो है माइनस आएगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो तो एक पहला बार इंसिडेंट हो रहा है तो वेव इधर जा रहा है, तो वहाँ पे माइनस था, आपने इनिशियली देखा होगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो वेव क्या इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, वापस इधर जाएगा, पहले तो इधर जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा, सब ये प्लस है यहाँ पे। तो आप सही ढंग से लिखना, समझ समझ के मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा तो ज़्यादा हो सकता है लंबा वीडियो, कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे अपन फाइंड कर लेंगे बी ओ आर का वैल्यू। तो बी ओ आर का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अभी हमने रिफ्लेक्टेड निकाल लिया और इंसिडेंट दोनों का पता है। तो हमारे पास अभी बचा ट्रांसमिटेड जो है कि कंपोनेंट निकालने का, ट्रांसमिटेड वेव का जो है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेते हैं, ट्रांसमिटेड कंपोनेंट।
सो इसको हमने फॉर्मूला लिखा है ई टी इजकल टू ई ओ टी कॉस ओमेगा टी माइनस के टू। यहाँ पे देखना ये भी चेंज हुआ है यहाँ पे। डायरेक्शन तो क्या है, जैसा इंसिडेंट का है वैसा ही ट्रांसमिटेड का होगा, क्योंकि ये कोई मीडियम है तो ट्रांसमिट होकर इधर ही जाएगा, बट रिफ्लेक्ट होकर इधर आता है। तो ट्रांसमिटेड का डायरेक्शन तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जैसे के2 आ गया और ये चेंज होगा, तो एक बार ये निकालेंगे और एक के2 निकालेंगे। तो यहाँ पे ये निकालने का फॉर्मूला ये है, ट्रांसमिटेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सब चीज पुट करने के बाद ई ओ टी आ जाएगा ये, और के2 का वैल्यू होता है, के2 का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन v2। ठीक है, जो भी मीडियम है उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव तो हमने निकाल रखा है c/6 है, और ओमेगा का तो ओमेगा ही रह जाएगा, तो ये फाइनली सी ओमेगा अपॉन सी 6 ओमेगा अपॉन सी हो जाएगा के2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे के2 का वैल्यू। तो पुट करने के बाद हमें ये जो है ट्रांसमिटेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा, मतलब वेव इक्वेशन है उसका ट्रांसमिटेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमें फाइंड करना। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसमिटेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो ई टी अपॉन वी टू लिखते हैं। मैग्नेट ई टू सॉरी ई टी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई वी टू का मैग्नीट्यूड। तो ये वी टू हमने निकाल रखा है। तो ट्रांसमिटेड का तो हमने ये निकाल लिया, ये देखो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई टी। ठीक है, ये वाला ये पूरा 598.8। तो इसको पुट करेंगे 598.8 डिवाइडेड बाई वी टू का वैल्यू कितना है सी डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास फाइनली बी टी इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा 11.976 इंटू 10⁻⁻6 कॉस ओमेगा टी माइनस, अब यहाँ पे भी क्या आता है के2 आता है, यहाँ पे बीटी के अंदर भी के2 आता है, तो के2 तो हमने निकाला है 6 ओमेगा अपॉन सी। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला। अब देखो एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे हमारा जो है कि सोल्यूशन खत्म होता है, लेकिन इस फिगर को जरूर आप बनाएं, तो जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से विजुलाइज होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दे रखा है, ये बाउंड्री है, इधर कोई मीडियम था, फर्स्ट मीडियम जो कि फ्री स्पेस उन्होंने बोला है। तो फ्री स्पेस के लिए हमने म्यू वन को बोल दिया म्यू नॉट, एंड एप्सिलॉन वन को बोल दिया हमने एप्सिलॉन नॉट। मीडियम टू के लिए हमने बोला E2 इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, μ2 इक्वल टू 9 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिख दिया। ठीक है, मीडियम वन मीडियम टू हो गया। तो जैसे देखो वेव ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो इधर जा रहा है, और हमने सब डायरेक्शन देखा ही है। तो जेड डायरेक्शन के जेड की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा ये इधर जेड है, इधर वाई है, इधर एक्स है। तो जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड की तरफ है, और इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स की तरफ है, और इंसिडेंट वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जो है किधर है वाई डायरेक्शन में, तो ये वाई हो गया। फिर उसे रिफ्लेक्ट होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रोपेगेटेड वेव का डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही रहेगा। ठीक है, और ट्रांसमिटेड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, बट ट्रांसमिटेड का भी डायरेक्शन वही रहेगा जैसा इंसिडेंट है, बट तो उसका जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला में निकाला ही है, तो ये सब लिख देना है, और ये फिगर का नाम है कि फिगर का है, और फाइनली ये जो है हमें यहाँ पे नोट डाउन करके लिख देना है, सारा जो हमने आंसर निकाला है वो सब एक साथ लिख देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंट कंपोनेंट, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट एंड ट्रांसमिटेड कंपोनेंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड का इंसिडेंट कंपोनेट, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट एंड ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। तो ये 6 हमें निकालना था। एक्चुअली ये तो एक तो दिया ही गया था हमें, एक तो ये वाला दिया गया था, इसी से हमने ये 5 निकाला है। तो यहाँ पे हमारा जो है वीडियो खत्म होता है, और हमने आज इस वीडियो में PHE7 को कंप्लीट कर दिया। PHE7 जो है कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी असाइनमेंट बचा है, जैसे PHE6, PHE4, 5 और भी जो असाइनमेंट है उसको लेकर के आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे रेड बटन है, थोड़ा देर तो लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएं, और आपको किसी वैसे व्यक्ति को पे नहीं करना पड़े जो आपको सही असाइनमेंट भी नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि लोग मतलब मेरे ही असाइनमेंट से कॉपी करके और आप लोगों को ही बेचते हैं, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। आप लोग भी अगर उस टाइप के लोगों को देखते हो तो प्लीज़ खरीदो मत असाइनमेंट, आप कमेंट कर दो, मैं तैयार कर दूंगा आपको असाइनमेंट 1 से 2 दिन के अंदर। मैं देखता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरत है तो मैं इस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूँ। ठीक है, और उस पर काम भी स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो आप खरीदो मत, अच्छा नहीं लगता कि आप पैसे दे करके असाइनमेंट करो। आपको नहीं हो पाता तो आप कमेंट करो, आपसे नहीं हो पाता तो हम उसको जरूर करेंगे, लेकिन पैसे मत दो यार। ठीक है, पैसे इतना आसानी से कमाया नहीं जाता कि आप जल्दी से किसी चीज़ को मतलब ऐसे खरीद लो। और ठीक है, इस तरीके से पैसे नहीं उड़ाना है। तो आप अच्छे से तैयारी करो एग्जाम का, और आप बोलोगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको भी लेकर के आएंगे, और उसमें मैं गारंटी दूंगा कि 80-90% जो है जो मैं बताऊंगा ना
वही क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एग्जाम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड हमने आज PHE 7 को खत्म किया। फिर आने वाले वीडियो में और भी जो असाइनमेंट बचा है उसको खत्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैम ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक अपलोड किया था PHE 7 का जो है पार्ट 3 जो कि कर दिया था। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।